हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन विच इज द पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके एटलीस्ट दो पार्ट्स तो बनते हैं। ठीक है, अगर हम एक ही पार्ट में एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर देते तो डेफिनेटली आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी थी। खैर, मेरे को तो कहाँ होनी है। पार्ट दो जो हमने बनाए थे, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो साउथ अफ्रीका का पोर्शन है, रेनबो नेशन वाला पोर्शन है, वो हमने कंप्लीट किया था और उसके साथ ये टॉपिक भी किया था, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इस पार्ट 2 में इंडिया वाला पोर्शन जो दिया गया चैप्टर में वो पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेड 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन उसका पार्ट 2 रब कर देता हूं। इसके अंतर्गत जनरल सी बातें आएंगी, वो ऐसे जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं लस्सी में पानी डालना। उसका मीनिंग क्या होता है? छाछ, आपने वर्ड सुना है, पंजाबी में लस्सी बोलते हैं। अगर उसमें जितना पानी डालते जाएं लस्सी फिर भी लस्सी ही रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। उसे कितना ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा पानी डाल के। उसी तरह आज के वाले जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो पार्ट 2 में, उसी तरह ये है टॉपिक जो मेन है वो इसके 3 मेन टॉपिक है, तो उसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेन वाले टॉपिक्स हैं उसके आगे मैं हैशटैग लगाऊंगा। ठीक है, जो यूनिट को सिंबलाइज करेंगे। इसके अंतर्गत बाकी टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक है आज जहां से हम शुरू कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत जो इसके सब पॉइंट्स हैं वो आएंगे द बैकड्रॉप, या इसमें हम चैलेंजेस भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका टॉपिक सब टॉपिक आएगा द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो आएगा वो आएगा द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, चौथा प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इजी वाला आपको असेंबली वाला जो वर्ड लिखा, लेट मी सी। हाँ, इजी है, इजी वाला। ये जो 4 टॉपिक है इस मेन हेडिंग के अंडर आते हैं। ठीक है जी, तो हमें पहले इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं ये वाले नीचे वाले पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एक बार मैं रब कर देता हूँ, बिकॉज स्पेस की शॉर्टेज होने के कारण फिर मेरे को इसमें वेरिएशन लानी पड़ती है। तो जो बैकड्रॉप है वो हम डिस्कस करते हैं पहले।
चैलेंजेस थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने में, वो डिस्कस करते हैं। पहला, इसके अंदर अंतर्गत ही आता है, ठीक है, इसके जो अंदर आता है पॉइंट आता है वो रहते हैं कंप्लीट चेंज from complete change of the people from subjects to citizens, ठीक है जी। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया के लोग थे वो सब्जेक्ट थे, मीन से उनके नागरिक नहीं थे, क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं थे इंडिया के लोगों के पास। पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वही जो सब्जेक्ट थे, जो प्रजा थी, प्रजा के बाद क्या बनने वाले थे, वो नागरिक। और इस चीज के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना बहुत जरूरी था, एंड इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जहां पर राजे की प्रजा की बजाय उन प्रजा को कन्वर्ट करके क्या बनाना था, नागरिक। नागरिक मतलब जो असली रूलर्स होते हैं, जिनके हाथ में मेन पावर होती है, उनके पास पर्टिकुलर राइट्स रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। दूसरा चैलेंज हुआ था ड्यूरिंग 1947 a big country was divided on the basis of religion, large number of people were killed due to violence, ठीक है। एक लार्ज सेक्शन था सोसाइटी के, करीब 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे, ठीक है। आपको पता ही है जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, और लोग माइग्रेट हुए, ठीक है। काफी मुस्लिम्स इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, और काफी मुस्लिम्स काफी हिंदू या सिख लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में चले गए। इस टाइम के दौरान बहुत ज्यादा वायलेंस दंगे हुए थे, और करीब 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे। ये भी उसी सीन में चल रहा था, उन्हें सेटिंग कैसे करनी। तीसरा, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, princely states were allowed to join either country
all remain independent। ठीक है, जो इंडिया को सर्टिफिकेट मिला था अंग्रेजों की तरफ से कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर ले, जो प्रिंसली हेड थी, राजा की रियासतें थी, जो चाहे वो इंडिया को ज्वाइन कर ले, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, अगर उनकी मर्जी है तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि जो प्रिंसली स्टेट थी ना, प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद, वो इंडिया का पार्ट नहीं था ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो इंडिया का मान लो ये मैप है, पेनिनसुला इंडिया का बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर बिल्कुल इन बिटवीन विजिबल हो रहा है ना, यस, देखो ये इंडिया हो गया, जो साउथ इंडिया का हिस्सा मान लीजिए आप फिगर बना रहा हूं, तो इन बिटवीन हैदराबाद की स्टेट थी। अब हैदराबाद वाले चाहते थे कि वो पाकिस्तान ज्वाइन करे। अब आप इमेजिन करके देखो, साउथ इंडिया का एक पर्टिकुलर हिस्सा हैदराबाद, उससे वो चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है। अब हैदराबाद का जो किंग था, किंग इंटरेस्टेड था पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए, और लोग जो इंटरेस्टेड थे वो इंडिया में रहने के लिए, क्लैश हो गया। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, आपको बताऊं 396 396 की प्रिंसली स्टेट थी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंट, इंडिया के अंडर नहीं थी वो, तो उन्हें भी इंडिया के बीच में मर्ज करना था। दैट वाज द बैकड्रॉप और द चैलेंज फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ये बैकड्रॉप वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इजी है, मैंने जिस तरह बोला था कि लस्सी में पानी डालना है। नेक्स्ट इसके 3 पॉइंट ही आते हैं, एबीसी। नेक्स्ट हम करेंगे द पाथ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, फ्रेम होने का रास्ता थोड़ा सा आसान था, विद कंपैरिजन टू साउथ अफ्रीका उनका रास्ता मुश्किल था, क्योंकि इंडिया में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल बहुत लंबे समय तक चली है, करीब 100 साल। ठीक है, शायद उससे भी ज्यादा। जब ये स्ट्रगल चली तो जो लीडर्स थे इसके फ्रीडम मूवमेंट के, उन्होंने एक मन में ऑलरेडी विचार बना लिया था कि जब हम आजाद हो जाएंगे, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हम ऐसा इंडिया होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, दिस शुड बी देयर, दैट शुड बी देयर, इस तरह की गवर्नमेंट होगी, वेलफेयर स्टेट होगी। तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना था उसका आइडिया ऑलरेडी सेट था पूरा, इंडियन लीडर्स के जो मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्हें पहले ही पता था कि हमने क्या करना है। देखो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमने करना है, ठीक है, क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फाइन, तो कैसे बनाना है, उसमें होगा क्या, या किस तरह का होना चाहिए, ये इस चीज के लिए इंडिया के जो लीडर्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे, क्योंकि जो लीडर्स थे इंडियन जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले लीडर थे, दे वर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी जीनियस पीपल। तो इंडिया के लिए विद कंपैरिजन टू साउथ अफ्रीका जो है पाथ इजी था। ठीक है जी, इसके पॉइंट लिख देते हैं। पहला ए में लिखूंगा मैं, इन 1928 मोतीलाल नेहरू and
drafted drafted a constitution for India. ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू थे, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, पेशे से एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे, सॉरी। वो और 8 और कांग्रेस के लीडर्स ने 1928 में एक इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। ठीक है, ये देखो हमें पहले ही तजर्बा था कि 1928 में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला काम निपटा दिया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई है, ये बनाई गई 1946 में। ठीक है, और उससे पहले ही इंडियन लीडर्स को इस चीज का तजर्बा था, एक्सपीरियंस था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया जाए, क्या होना चाहिए। पार्ट बी भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, in the annual session of Congress 1931 Karachi, it was devoted how the Indian Constitution looked like. ठीक है, 1931 में कराची में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ। वहां ये डिसाइड हो गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। देखो आजादी के मतवाले ऐसे थे, उन्हें 20 साल पहले पता था कि जब हम तो आजाद तो हो ही जाएंगे, ये तो पता ही था उन्हें। ठीक है, पर उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए इस चीज के बारे में पहले ही उन्होंने आइडिया प्लान बना रखे थे भी एक बार बस काम होने दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाएंगे, सारी दुनिया इसकी एग्जांपल मानेगी। ये सच भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बी पोर्शन यहां पर है, मैं एक एक को रब कर रहा हूं, यहां से लिखूंगा। तो 1925 के जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का, इसमें ये डिसाइड हो चुका था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। See, many laws and procedures were taken from Government of India Act 1935। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, जिसमें से बहुत सारे लॉ है, कानून है या प्रोसीजर है, वहां से ऑप्ट कर लिए थे क्योंकि वो वैसे ही थे जैसे विजन बनाया गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए। तो काफी जो डाटा जिसे बोला जा सकता है यहाँ से मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इंडियन लीडर्स
inspired from various international events like French Revolution, French Revolution, ठीक है, fundamental rights, तीसरा रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, डेमोक्रेटिक या उसको बोला जाए पार्लियामेंट्री, फॉर्म। ठीक है, इन चीजों के बारे में इंडियन लीडर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और वो इंटरेस्टेड थे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये वाली सारी प्रोविजंस होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसके दो तीन पॉइंट ये मेन पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में करवाऊंगा कुछ चीजें मिस हैं। ओके, पहले मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है वो कवर हो चुका है। अब मैं थर्ड पॉइंट में और करता हूं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले मैं इसे डिटेल में बताऊंगा, पॉइंट्स उसके बाद लिखवा लूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही क्या है, आप क्वेश्चन ही बनाते हैं। ठीक है, नंबर 3 द constituent assembly क्या थी, पहले इसे समझ लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो बॉडी थी जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लिखा। ठीक है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या हुआ था 1946 में, ठीक है, 1945 में क्या हुआ था मैंने तुम्हें बताता हूँ। 1945 में इंग्लैंड में इलेक्शन हुई। ठीक है, इलेक्शन के बाद जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था मिस्टर एटली। फाइन, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 1946 में मिस्टर एटली ने अपने तीन मिनिस्टर्स इंडिया भेजे कि वो इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया में आके बात करें। दिस इज कॉल्ड द कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन क्या था कि मिस्टर एटली जो 1945 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपनी जो है अपने तीन मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया भेजे ताकि वो इंडिपेंडेंस की बात इंडियन लीडर के साथ करनी चाहिए। इस कॉल्ड द कैबिनेट मिशन। वो इंडिया कब आए, 1946 में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की दो मेन रिकमेंडेशन थी, दो
मेन रिकमेंडेशन थी आफ्टर मीटिंग विद ऑल द इंडियन लीडर्स, पहली थी टू फॉर्म एन इंटीरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में अंदरूनी सरकार बना ली जानी चाहिए। जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए तो सारी की सारी पावर उस गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी। दूसरी रिकमेंडेशन थी टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके। और ये दोनों रिकमेंडेशन किसने दी थी? बाय द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? मिस्टर एटली। मिस्टर एटली कौन थे? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कब बने? 1945 के इलेक्शन के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि मिस्टर एटली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे? आंसर इज द लेबर पार्टी। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड। वन इज कंजर्वेटिव पार्टी जिसके हेड हुआ करते थे, जिसके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल वही व्यक्ति है, वही प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के जिन्होंने गांधी जी को अतनंगा फकीर बोला था। तो उन्हें हरा के 1945 1945 के इलेक्शन में मिस्टर एटली कैबिनेट मिशन का पार्ट बने, इन्होंने भेजी। तो डिसाइड हुआ, इसने रिकमेंडेशन क्या की? दो रिकमेंडेशन मेन की। ठीक है, टू फॉर्म एन इंटीरिम गवर्नमेंट, एक अंदरूनी सरकार इंडिया में बना दी जाए ताकि जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के जाएं तो पावर उसको हैंड ओवर कर दी जाए। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रेम की जाए जो देश का संविधान लिख सके। अब इसमें मेंबर कैसे चुने जाने थे? इंटीरिम गवर्नमेंट में इलेक्शन करवाई गई। इसमें मेंबर कैसे चुने गए कि जो इस इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन हुई थी जुलाई 1946। ठीक है, तो 1946 में, जुलाई 1946 में इलेक्शन करवाई गई। इस इलेक्शन में जो पर्सन जीते थे, ऑल दोस पर्सन वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहां पर एक ट्विस्ट हो गया। ठीक है, ट्विस्ट क्या हुआ कि डिसाइड हो गया कि इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, मैं वो पॉइंट्स पे लिखवाऊंगा। अब इसके जो मेंबर थे वो डिवाइड हो गए, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी, एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे? 299। ठीक है, अब इसको क्लियर होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है कि वो असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ठीक है, मैं रब करता हूं, कुछ पॉइंट्स लिखो जल्दी जल्दी। पॉइंट मैंने यही लिखवाने हैं। ए, it was recommended by the cabinet mission ठीक है। दूसरा बी all the members of this assembly were those who were
elected by the people ठीक है जो 9 जुलाई 19 इलेक्टेड बाय द पीपल इन मैं लिख देता हूं इन जुलाई 1946 इलेक्शंस ठीक है जो 19 जुलाई 1946 में इलेक्शन हुई थी ठीक है उसके मेंबर्स ही वही लीडर्स ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने ठीक है फर्स्ट मीटिंग of this assembly was held in December 1946 ठीक है the first and temporary chairman was Dr. Anijli Kumar Dr. Sachidanand Sinha ठीक है नॉर्मली हमें जीके में क्वेश्चन आता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये गलत है ठीक है क्योंकि किस तरह से गलत है वो भी बताता हूं कि मैंने लिखा फर्स्ट एंड द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ दिस असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बाद में जो परमानेंट चेयर सेकंड एंड परमानेंट चेयरमैन बना मैं यहां से रब करता हूं सी तक रब कर देता हूं डी अभी इस तरह से रखेंगे ताकि मैं उसके साथ से कोरिलेट कर सकूं ठीक है E then Dr. Rajendra Prasad became the permanent chairman of Constituent Assembly ठीक है अगर आपको ब्रीकी में पूछा जाए तो आंसर ये निकलेंगे हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन अगर आपसे पूछना फर्स्ट चेयरमैन तो आंसर ये होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अगर आपसे ये पूछा जाए हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डेफिनेटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा रीजन बिकॉज़ ही वाज द परमानेंट चेयरमैन और फर्स्ट यही थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ठीक है ध्यान रखिएगा F F पार्ट है इसका इसमें हम करेंगे आफ्टर पार्टीशन नाउ total remaining members
इंडियन, ध्यान दीजिएगा, इंडियन कंसिडर्ड असेंबली जो पाकिस्तान वाले थे अपनी कंसिडर्ड असेंबली बन गई। अब हमारे पास कितने रह गए 299। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखता हूं इसका जी ने our constitution was completed or adopted on 26 November 1949। विजिबल है 1949 तक। यस, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया या अडॉप्ट हो गया 26 नवंबर को। ठीक है, बट it was enforced on 26 January 1950 so that we celebrate 26 January as Republic Day। ठीक है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया या उसे अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, पर उसे लागू कब किया गया, एनफोर्स कब किया गया, वो किया गया दैट इज ऑन 26 जनवरी। एक्चुअली 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1930 में, सॉरी कांग्रेस ने 1930 के एनुअल सेशन में डिसाइड कर लिया था कि हम पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके हटेंगे। फाइन, तो उसी दिन की मेमोरी में हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, उसे 2 मंथ के बाद लागू किया गया, 2 मंथ के बाद इसे एनफोर्स किया गया उस दिन की मेमोरी में, बिकॉज वहां डिसाइड हुआ था कि कांग्रेस हर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगी। सो इन द मेमोरी ऑफ दैट डे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1946। और जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हो गया तो इंडिया क्या बन गया, एक रिपब्लिक कंट्री। पहले इंडिया इंडियन यूनियन थी। ठीक है, अब ये पूरी तरह रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस कंट्री का हेड है, मुखी है, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, अगर वो व्यक्ति या व्यक्तांगना, ठीक है, एक अडॉप्टेड हो, सॉरी एक इलेक्टेड पर्सन हो, तो उस कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, जहां राजे का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राज नहीं होता और कंट्री का हेड जो राष्ट्रपति है हमारे देश में, अगर वो इलेक्टेड पर्सन है, दैट कंट्री इज अ रिपब्लिक कंट्री। फाइन, तो ये वाला क्वेश्चन है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में का जो थर्ड पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फाइन, तो इसके बाद हमने चौथा पॉइंट करना है प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तो नाम ही है, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या इजी है।
पॉइंट नंबर 4 इसके अंतर्गत है जो उसका लास्ट वन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट वन जो हेडिंग है सब हेडिंग है दैट इज द prominent members of the Constituent Assembly, ठीक है prominent members गांधी जी वाज नॉट ये याद रखिएगा गांधी जी वाज नॉट द मेंबर ऑफ Constituent Assembly prominent members लिख लीजिए नाम जी श्री जे एल नेहरू जी दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर तीसरा सरदार पटेल चौथा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्री अब्दुल कलाम आजाद मौलाना ठीक है ये हो गए टी कृष्णाचार्य ठीक है जयपाल सिंह एच.सी. मुखर्जी बलदेव सिंह श्याम प्रसाद मुखर्जी बलदेव सिंह जी पहले जो है होम मिनिस्टर बने थे ठीक है याद रखिएगा सरदार जी श्याम प्रसाद जी दुर्गाबाई देशमुख जी दुर्गाबाई देशमुख ठीक है सरोजिनी नायडू सोमनाथ लहरी These people were the prominent leaders of prominent members of Constituent Assembly of India. देखिए ये ऑलमोस्ट इनमें से जो जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं all these people were highly educated, highly intelligent, highly influential people. ठीक है ये लीडर्स बहुत अच्छे थे उनमें से डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और खास बात ये है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे जब जुलाई 1946 में इलेक्शन करवाई गई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और उस वक्त इनके पास पावर्स नहीं थे क्योंकि पावर्स तब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था
दूसरा नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको एक चीज बताऊं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अमेरिका की जिस यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की है, उस यूनिवर्सिटी ने अपनी जो स्टैम्प है ना, लोगो, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से प्रिंट कर दिया है। नाम मेरी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मुझे याद, ठीक है। तो उनका कहना है कि हमारे देश, हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी वो था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। However, the Dr. B.R. अम्बेडकर, मैं द इसलिए बोल रहा हूँ, he was the one and only person, लेकिन इतना मैं जिसे मानते हैं बहुत एजुकेटेड पर्सन था। Dr. B.R. Ambedkar was the one and only person who have more than 21 degrees at that time. Sardar Patel, he was also barrister. Dr. Rajendra Prasad, he was only very influential and educated person, पेशे से वकील थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, जयपाल सिंह, श्री एच.सी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जी दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, सोमनाथ नेहरू, ये सारे के सारे जो लीडर थे बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पर्सन थे, बहुत बड़े विजनरी थे कि इन्हें पता था कि आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इसका 50 साल के बाद, 100 साल के बाद इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा एक छोटी सी जगह पे सीमित रखा, सिर्फ इंडिया में रखा, जब अपनी व्यक्तिगत सोच को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया नहीं। दे वर सो एनलाइटेड पीपल कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहते थे कि जिसकी एग्जांपल जब तक ये धरती है रहेगी तब तक दुनिया में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही कहा जाएगा। और ये सच भी हुआ। बिकॉज ऑफ द ग्रेट विजन ऑफ दीज विजनरीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन became the one of the finest constitution of the world, ठीक है। और खास चीज मैंने बताई थी ना, इंडिया became the republic on 26 जनवरी। देखो 26 जनवरी को इंडिया रिपब्लिक बन गया। पहले क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यानी इंडिया आजाद हो चुका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया तब उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब इंडिया का जो हेड होता था वो होता था गवर्नर जनरल। इंडिया का फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल बना है वो बना है लॉर्ड माउंटबेटन, और उनके बाद जो इंडिया का गवर्नर जनरल बना है वो बना है श्री सी राजगोपालचारी, ठीक है। He was the one and only Indian who became the governor general, ठीक है। तो 26 जनवरी को जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, तब वो वाली पोस्ट गवर्नर जनरल की खत्म कर देगी, नई पोस्ट एस्टैब्लिश की गई। इट वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टॉपिक है जो आज इस जगह पे मैं खत्म कर रहा हूँ। तो क्योंकि ड्यू टू नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन मेरे को इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें छोटा मोटा क्वेश्चन रह गया, जैसे क्वेश्चन रह गया गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वाले 2 टॉपिक रहेंगे। फाइन, ये हम वीडियो नंबर 3 में कवर कर लेंगे, पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।